आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जन इस टॉपिक से ऑलरेडी वाकिफ है, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है बेटा डिमांड। क्या नाम है? डिमांड, ठीक है। याद है तुम लोग को? तुम लोग तो 10 पास किया है, अच्छा अच्छा नंबर से पास किया है। 90, 95, 98, जो लोग आईएससी में था और जो लोग डब्ल्यूबी में था, वो लोग क्लास 11 में थोड़ा टॉपिक था डिमांड 11 में। उतना डिटेल में तो नहीं था, लेकिन हाँ अपना क्लास 10 आईएससी में बिल्कुल डिटेल में था ये टॉपिक। मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि तुम लोग को कुछ नहीं आता इस टॉपिक में, ठीक है। चलो। डिमांड मतलब क्या होता है सर? डिमांड, ऐसे तो मेरे को ये सब इकोनॉमिक्स में पीडीएफ का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं बिना देखे पढ़ाता था। बट अभी क्या है ना, सिस्टम बदल गया, अपने को थोड़ा थोड़ा अपलोड करना पड़ रहा है ना, तो इसलिए पीडीएफ रहते रहते ठीक रहता है। सुनो, डिमांड का मतलब क्या होता है, सुनो। डिमांड और डिजायर में थोड़ा फर्क होता है। क्या बोला मैंने? डिजायर और डिमांड में थोड़ा फर्क होता है। जैसे एग्जांपल, जानवी को एक बीएमडब्ल्यू चाहिए, है लेने का पावर है आपके पास? आपके पास, मम्मी पापा का बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पास हो सकता है, आपके पास है। जानवी का डिजायर तो है, मगर वो डिमांड। तो डिजायर के साथ क्या होने से वो डिमांड बन जाएगा? परचेजिंग पावर। जिस दिन जानवी के पास 2, 4, 5 करोड़ रुपया हो जाएगा, वो बीएमडब्ल्यू, ऑडी सब कुछ ले सकती है। तो डिमांड और डिजायर में क्या फर्क है? डिजायर अलोंग विथ परचेजिंग पावर क्रिएट्स डिमांड। क्या बोला? डिजायर अलोंग विथ परचेजिंग पावर क्रिएट्स डिमांड। देखो क्या लिखा हुआ है। Demand refers to a quantity of a commodity that the consumer are able and willing to buy during a given period of time, and demand is a desire to purchase backed by the purchasing power. अगर purchasing power नहीं है तो वो खाली क्या है? डिमांड नहीं है, वो खाली क्या है? डिजायर है। यस और नो? एक भिखारी को जाना तो है न्यूयॉर्क, क्या जाना है, लेकिन वो डिजायर है डिमांड है? डिजायर है, क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? अच्छा सुनो ध्यान से। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो या तो हमारे डिमांड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। क्या बोला मैंने? हमारे जीवन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। सर, सबसे पहला फैक्टर ये प्राइस। क्या फैक्टर है? प्राइस। कमोडिटी का जितना ज्यादा होगा, कंज्यूम करने का मन करेगा? नहीं करेगा। तुम मान लो अभी अपने बगल में एक दुकान है ईट स्ट्रीट करके, वहां पे मोमो मिलता है सपोज 60 रुपया प्लेट। कितना रुपया प्लेट? तो तुम अपना फ्रेंड लोग के साथ जाके खा लेता है, क्योंकि 60 रुपया है। कल को वो दाम अगर 150 रुपया कर देगा, खाने का मन करेगा? पहला चीज यही आएगा, लूट रहा है कमीना। क्या बोलेगा? मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा ये सब छोड़ो ना, अभी महक मेरे को फीस दी कितना रुपया? 1200 रुपया। महक को बोलो महक अगला महीने से 12,000 रुपया लगेगा तेरा। कितना रुपया लगेगा? प्राइस बढ़ा, क्या बोलेगी? सर छोड़ दीजिए, आपसे भी अच्छा अच्छा ट्यूशन सेंटर मिल जाएगा मेरे को। ये सुन लो, तो प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या हो गया? कम। और ये अगर मैं 100 रुपये में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं ना, बैठने का जगह नहीं रहेगा तुम लोग के पास। समझा? तो प्राइस कम हो जाने से डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो जाता है? तो प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा। प्राइस घटा, कैसा रिश्ता हुआ दोनों के बीच में? इनवर्स बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं, नेगेटिव बोल सकते हैं। क्या बोला? इनवर्स, इनवर्स इनडायरेक्ट नेगेटिव, इनवर्स इनडायरेक्ट नेगेटिव, तीनों एक ही चीज होता है। गेटिंग माय पॉइंट? जितना आज पढ़ाऊंगा ना, सारा का सारा पीडीएफ यूट्यूब पे तो शुरुआत का 5 क्लास जाएगा इकोनॉमिक्स का, आगे से तो नहीं जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का मिल जाएगा तुम लोग को पीडीएफ, वहां से डाउनलोड कर लेना, मैं भेजूंगा नहीं। समझा? डाउनलोड करना आता है? ठीक है। समझा? तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा, डिमांड। कैसा रिले एक मिनट आयुष, कैसा रिलेशनशिप है? वेरी गुड, वेरी गुड। आयुष अब क्लास 12 में लग रहा है सीरियस हो गया है, ठीक है। एसी ऑन तो किया हुआ है, थोड़ा देर पहले चलाया, एक्चुअली मेरा गला खराब था ना। अभी 10-15 मिनट रुको, दार्जिलिंग बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। दिस इज माई फेवरेट पॉइंट और तुम लोग को पता होना चाहिए, ध्यान से सुनो। क्या पॉइंट है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो तरह का होता है। कितना तरह का? एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या बोला मैंने? सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब छोड़ दो, सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है? उसके जगह पे कोई और। यस और नो? जैसे मान लो मैंने सिमरन को बोला, सिमरन घूमने चलेगी क्या? सिमरन बोली सर मैं तो बिजी हूँ सर। मैंने बोला चल आयुष तू चल। तो मैंने सिमरन की जगह किसको सब्सटीट्यूट कर दिया? सब्सटीट्यूट का मतलब समझो पहले, यू कैन रिप्लेस। यस और नो?
इकोनॉमिक्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स का अब मतलब समझो। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, एक गुड्स के बदले में तुम दूसरे गुड्स में शिफ्ट हो रहा है, मगर प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल समझो, बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे 20 वाला सेवन अप तो 20 वाला पेप्सी, 40 वाला सेवन अप तो 40 वाला पेप्सी, तो वो हो गया क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्या हो गया, सेवन अप की जगह स्प्राइट ले लिया ना, चल सकता है, यस और नो। तो अब इन सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या क्या होता है, अगर सेवन अप का प्राइस बढ़ेगा, स्प्राइट का डिमांड बढ़ जाएगा, लोग सेवन अप पीना बंद कर देगा, किस में शिफ्ट कर जाएगा। तो एक मिनट मेरा हाथ देखो, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, उसके सब्स्टिट्यूट का डिमांड, वापस बोल रहा हूँ, कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, उसके सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ जाएगा। कैसा रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव। एक का प्राइस बढ़ना, दूसरे का डिमांड बढ़ना। एक का प्राइस अगर कम हो गया, सेवन अप का प्राइस कम हो गया, स्प्राइट का डिमांड कम हो जाएगा, तो सेवन अप का प्राइस बढ़ने से स्प्राइट का डिमांड क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव। एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे का डिमांड क्या हो जाएगा, क्लियर। मगर सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जो गुड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एग्जांपल कार पेट्रोल, बिना पेट्रोल के गाड़ी चल जाएगा क्या, पेट्रोल डीजल वटेवर गाड़ी चल जाएगा, नहीं चलेगा। अगर डीजल का प्राइस बढ़ गया बेटा, कार का डिमांड कम हो जाएगा, डीजल का प्राइस कम होगा तो कार का डिमांड, कैसा रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स, इनडायरेक्ट, नेगेटिव। तो एक मिनट समझो, सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। एक बार यहां से पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर। हाँ, पेट्रोल रहेगा तब ना गाड़ी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल दे सकते हो मेरे को, देख के बोलेगा, ब्रेड बटर हो सकता है, चल सकता है, ब्रेड जैम चल सकता है, बैट बॉल, एकदम सही बोला, बहुत क्रिकेट खेलते हैं हाँ? फोन चार्जर, यस और नो, ये सब मेरे कौन से गुड्स हो गए, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का इसके अलावा बिना देखे हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स तो हो गया, ये कोक एंड पेप्सी हो तो गया। इसके अलावा टी कॉफी बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये सुन लो, टी का प्राइस अगर बढ़ता है तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें एक और बोला, इंक पेन एंड बॉल पेन है तो सब्स्टिट्यूट ही, ठीक है, पेन तो पेन ही है, एक पेन नहीं मिला तो दूसरा पेन से लिख लेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूट ही हुआ। समझा मेरा बात, तो ये सब सारे कौन से गुड्स हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, क्लियर हो गया। अच्छा, ये डिमांड मैंने ऑलरेडी समझा दिया तुम लोग को, ठीक है, कि अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर पेट्रोल यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो उसके कमोडिटी का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये देखो रिलेशनशिप। इसको थोड़ा बाद में समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ। इसके अलावा और, अच्छा इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स है जिसमें लिखे हुए नहीं है, मैं फिर भी तुम लोग को समझा दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, टेस्ट एंड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तुम लोग को पिज्जा कहाँ का पसंद है, डोमिनोज, पिज्जा हट बहुत कम जन बोल रहा है, क्योंकि जहाँ का टेस्ट अच्छा लगने लगता है डिमांड वहीं का बढ़ता है, ये सुन नो। बर्गर कहाँ का अच्छा लगता है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जितना ज्यादा, डिमांड उतना अच्छा, ये सुन नो। अकाउंट्स इकोनॉमिक्स कहाँ पढ़ना अच्छा लगता है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ेगा तो डिमांड भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो हायर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लोअर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कैसा रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव, इनवर्स नहीं, पॉजिटिव। टेस्ट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, टेस्ट घटेगा, डिमांड घटेगा, तो कैसा रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर, और कोई पॉइंट है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, खुद से सोचो, कंपनी अगर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ेगा, हायर द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, हायर द डिमांड, एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, कैसा रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ, ये सुन लो। नेक्स्ट एक और दो पॉइंट मन से बता रहा हूँ, सुन लो। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, क्या है, ये क्या होता है, पता है किसी को, नहीं पता, नहीं वो नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशन का पॉइंट में, हाँ, नहीं टारगेट ऑडियंस पे, जैसे मान लो समझाता हूँ ध्यान से, जब आदमी रूरल से अर्बन में जाता है, उसका डिमांड अकॉर्डिंगली लाइफस्टाइल क्या हो जाता है,
चेंज हो जाता है। ये सुन, मैंने एग्जांपल लिया था, तुम लोग को अगर याद नहीं होगा तो बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरा ट्यूशन सेंटर अभी यहाँ पर है, हावड़ा जैसा एरिया में है। मेरे को अलीपुर भवानीपुर में जाना हो, मैं यहाँ पे तो साइकिल वाइकल से आ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अलीपुर भवानीपुर जैसा एरिया में सेंटर है, साइकिल अच्छा लगेगा मेरा पर्सनालिटी पे? क्या अच्छा लगेगा? बुलेट अच्छा लगेगा, फोर व्हीलर अच्छा लगेगा, राइट? तो अगर ऑडी अच्छा लगेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट बदल रहा है, डिमांड भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये और नो, तभी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना। तुम देखिएगा उसका पूरा हाव भाव चेंज हो जाता है। तो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, जैसा आप इन्वायरमेंट में जा रहे हो, डिमांड भी वैसे ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये सुन, मैंने बोला था, यहाँ पे तुम अगर लोगों को देखेगा, तो यहाँ पे आदमी क्या करता है? सैंडोगंज जो लुंगी में रात को बाइक पे निकल जाता है। लेकिन अलीपुर भवानीपुर में ऐसा तुमको दिखने को नहीं मिलेगा। एरिया एरिया का फर्क है। मैं किसका फर्क है? एरिया एरिया का। तो इन्वायरमेंट जैसा बदलेगा, डिमांड भी वैसे ही चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब एक और पॉइंट बता रहा हूँ, देखते हैं कौन बता पाता है। सुनो, मेरे को एक झटके में आंसर चाहिए। कितना झटके में? इंग्लिश में बोल रहा हूँ, सुनो। पॉइंट का नाम है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। क्या बोला? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। मेरे को अंदर से महसूस हो रहा है, ईशा गेट बंद कर देना। मेरे को अंदर से महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है? भविष्य में टमाटर, आलू, इनका दाम बढ़ जाएगा। अभी डिमांड बढ़ जाएगा। तो सोचो, इफ फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज, इफ फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज, डिमांड विल ऑल्सो राइज एट प्रेजेंट। अगर फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड अभी कम हो जाएगा। क्यों बाद में लेंगे? कितने पॉइंट हो गए सर? पहला पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ गया। चौथा इन्वायरमेंटल फ्रेंस। पांचवा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। सिक्स एक और पॉइंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बोल सकता है? वेरी गुड, इनकम। क्या? इनकम, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेरी गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई बोले सर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या बोला? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मान लो गुनगुन महीने का 2-2.5 हजार रुपया कमाती है। कितना रुपया? ऐसा करके वो 10-12 महीना में पैसा जमा करके एक, मान लो तुम्हारा रियलमी का फोन ले ली। किसका फोन ले ली? ठीक है, इनकम के हिसाब से ना ली है। कल को मान लो 3 साल बाद, 4 साल बाद उसका जॉब लगेगा, बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी उसको बुलाएगा, लाखों करोड़ों में कमाएगी कुछ साल बाद। तो ये सब डब्बा फोन रखेगी थोड़ी वो? कौन सा फोन ले लेगी? कम से कम आईफोन। यस और नो? वो भी लेटेस्ट मॉडल लेगी। क्या लेगी? किसी पे अपनी गुनगुन भरोसा थोड़ी रखेगी कि वो दिलाएगा मेरे को, अपने पैरों पे खड़ी है। तो इनकम बढ़ेगा गुनगुन का, बोलो ना, आप ही को पूछ रहा हूँ। डिमांड भी बढ़ेगा, गुनगुन का इनकम घटेगा तो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक मिनट, कैसा रिलेशनशिप हुआ गुनगुन का? इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा, इनकम घटा, डिमांड घटा। मैं सिर्फ पूछूंगा तुम लोग को, पॉइंट का नाम रिलेशनशिप बताना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। चलो, प्राइस इनडायरेक्ट, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्राइस बढ़ा था ना 7 अप का, तो स्प्राइट का डिमांड बढ़ा, डायरेक्ट हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनडायरेक्ट। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के साथ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, प्राइस लग रहा है भविष्य में बढ़ेगा, प्राइस अगर लगेगा भविष्य में बढ़ेगा, ओ डायरेक्ट, सॉरी, प्राइस अगर भविष्य में लगेगा बढ़ेगा, तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। यस और नो? समझा मेरा बात? और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस कैसे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं लिखना होता है, उसमें लिखेगा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड इफ पीपल। मैं जो पीडीएफ दूंगा ना, उसमें रहना, उसमें एडिट कर दूंगा ऐसा पॉइंट। इफ पीपल ट्रांसफर फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, या इफ पीपल ट्रांसफर फ्रॉम अ रेयर लोकेलिटी टू अ पोस्ट लोकेलिटी, डिमांड चेंजेस। बस इतना लिखना है खाली। क्लियर? तो ये सारे मेरे हो गए डिमांड के फैक्टर्स, राइट? और एक लास्ट पॉइंट है जो थोड़ा बेहुदा पॉइंट है। क्या है? क्या है? अगर कोई ओल्ड प्रोडक्ट्स हटके धीरे धीरे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो ओल्ड प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा? चलो एग्जांपल दो, 3 एग्जांपल चाहिए मेरे को क्लास में। ओल्ड प्रोडक्ट हट गया, न्यू प्रोडक्ट्स आ गए, एग्जांपल दो। अरे, तुम लोग 12 में पढ़ता है। ओल्ड प्रोडक्ट हट के उसी का कोई नया वैरायटी आ गया, कोई नया टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, तो वो सब चीज भी चेंजेस हो गई। लोग आजकल कंप्यूटर प्रेफर करते हैं ना लैपटॉप। प्रेस में स्टीम आयरन आया। उसके बाद मान लो तुम्हारा टीवी, पहले डब्बा था, अभी कौन सा आ गया? एलईडी। पहले डब्बा मोबाइल होता था,
उसके बाद थोड़ा और बेटर हुआ, उसके बाद नया नया मोबाइल आ रहा है, यस और नो। तो लोग क्या कर रहे हैं, पुराना का डिमांड कर नहीं रहा है, किसका डिमांड कर रहा है? क्यों कर रहा है? एक ही कारण है, बताओ क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। तुम्हारे पास अगर डब्बा फोन आएगा, तुम्हारा दोस्त लोग सबसे पहले क्या बोलेगा? इश, अभी भी वही तो डब्बा फोन यूज कर रही है। स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, यस और डब्बा नहीं है, ठीक है, ब्रांड तो ब्रांड ही है ना। चलो, शिवम को पास कर दो। डन। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? पीछे लगा लो। लॉ ऑफ डिमांड क्या? अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड कौन निकाला? वेरी गुड, सर अल्फ्रेड मार्शल। कौन निकाला? सर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या नोटिस किया? उन्होंने देखा जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड को कम कर दिया, जब प्राइस घटा तो लोगों देख रहे लोग डिमांड को क्या कर दिया? लेकिन 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 देयर इज अ लेकिन, क्या? अदर थिंग शुड रिमेन कांस्टेंट। क्या बोला सर मार्शल ने? अदर फैक्टर शुड रिमेन। एक सवाल है मेरा, ये जो आया कि अदर फैक्टर, इसको बोलते हैं सेटरीज पेरिबस। क्या बोलते हैं? कि अदर फैक्टर शुड रिमेन। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, ये अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट क्यों बोला गया? इसका रीजन चाहिए मेरे को। क्यों ऐसा आ गया कि अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट? बताओ। हम्म, नहीं, क्यों ऐसा आया कि ये अदर फैक्टर उनको लिखना पड़ा कांस्टेंट? अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा, अगर तो इनकम में चेंजेस होगा, तो फिर डिमांड भी चेंज होगा। एकदम सही बोला। सुनो ध्यान से क्या बोला गया है। मान लो टमाटर का दाम अभी 30 रुपया केजी है। कितना रुपया केजी है? मेरा फैमिली लगभग एक हफ्ता में 4 केजी खाता है। कितना रुपया केजी है? टमाटर का दाम 90 रुपया हो गया। तुमको क्या लगता है मेरा फैमिली 4 केजी खाएगा? नहीं खाएगा। 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी तो नहीं खाएगा। लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, तो प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या हो गया? लेकिन लेकिन अब समझो, जब 30 रुपया था तो मेरा इनकम मान लो महीने का 30,000 था। जब टमाटर का दाम 90 रुपया हो गया ना, मेरा इनकम हो गया 5 लाख रुपया महीने का। मैं डिमांड कम करूंगा टमाटर का? नहीं करूंगा ना। तो सोचो, प्राइस बढ़ने के बाद भी तब डिमांड कम, क्योंकि क्या बढ़ गया मेरा? तो इनकम कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ना लॉ काम करेगा। हाँ, अभी मान लो एक पिज्जा जो है नॉर्मल, वो 120 रुपये में मिल जाता है, मिल जाता है, तो तुम एक पिज्जा खा लेता है। पिज्जा का दाम 150 रुपया हो गया, कहीं ना कहीं 160 रुपये का डिमांड कम होगा तो। मगर तुमको वहीं का पिज्जा अच्छा लगता है और टेस्ट एंड प्रेफरेंस और ज्यादा बढ़ गया पिज्जा के लिए, डिमांड कम होगा? नहीं होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर बढ़ गया ना, डिमांड कम। तो जो जैसा था वैसे का वैसे ही रहना चाहिए, तब जाके डिमांड क्या करेगा? लॉ ऑफ डिमांड काम। तो इसीलिए बोला गया अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट नहीं है तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस ये एक ही चैप्टर में मजा आएगा, बाद का चैप्टर देख के लेंगे। हमें चलो, एक बार कौन वापस से बताओ मेरे को, क्यों अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट रहना चाहिए? क्यों 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 क्यों? क्योंकि अगर अदर फैक्टर जो है
डिमांड चेंज नहीं हो सकता, बढ़ भी जाए, तो इसलिए अदर फैक्टर क्या रहना चाहिए? रश्मि, अदर फैक्टर में मैंने इनकम बोला, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बोला, और कोई फैक्टर हो सकता है? क्या हो सकता है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जितने फैक्टर्स थे प्राइस को छोड़ के बाकी सारे क्या रहने चाहिए? इनकम कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट, सब कुछ क्या रहना चाहिए? तब जाके लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, वरना लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। अच्छा, मैंने तुम लोग को डिमांड के टोटल 6 या 7 फैक्टर बताए ना? आयुष, क्या क्या 6-7 फैक्टर था? पहला पहला फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस है यार, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। 2 मिनट बाद वापस करना। नेक्स्ट, फिर फिर नंबर 4 नहीं पता क्या था नंबर 4। नंबर 5 एडवर्टीजमेंट, और इनकम, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च होना। ठीक है, 7 पॉइंट हुआ। इनकम हो गया, 7 पॉइंट हो गया। वही तो, इनकम, इनकम और परचेसिंग पावर तो एक ही हो गया। चलो 2 पॉइंट और है, सुन लो, मेरे को अभी याद आ गया सडनली, मैं भूल जाता। पॉपुलेशन, क्या बोला मैंने? पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा कंट्री का, डिमांड बढ़ेगा। हायर द पॉपुलेशन, लोअर द पॉपुलेशन, कैसा रिलेशनशिप हुआ? क्लियर हो गया, 8 पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट है नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, क्या बोला? जिस देश में ज्यादातर जिस उम्र के लोग रहते हैं, जैसे मान लो कोई देश में बूढ़े लोग ज्यादा रहते हैं, क्या चीज का डिमांड होगा? मेडिसिन हो सकता है, वॉकिंग स्टिक हो सकता है, नकली दांत हो सकता है। बच्चे ज्यादा है तो डाइपर, हाँ डाइपर हो गया, सेरलैक हो गया, टॉयज हो गया, जॉनसन बेबी क्रीम हो गया। यस और नो? तो अगर बच्चे ज्यादा है तो ये सब चीज का, और बूढ़े ज्यादा है तो ये सब, जवान लोग ज्यादा है तो मेरे को नहीं पता क्या चीज का डिमांड होगा। तुम लोग सोच लेना, ठीक है? तुम लोग मेरे से बेटर समझदार है, हाँ। चलो नेक्स्ट पॉइंट ना, डन। तो ये अपने टोटल मैं पॉइंट और नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। एक पॉइंट था पॉपुलेशन और आ गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जहाँ पे लिखा था मैंने। पॉपुलेशन भी आया, और साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, क्लियर हो गया। टोटल 9 पॉइंट हो गया, कितना पॉइंट हो गया? 9 पॉइंट हो गया, डन। ऐसे एक पॉइंट और भी हो सकता है, सीजनल फैक्टर्स। रेनी सीजन होगा, रेनकोट अम्ब्रेला का डिमांड उस समय ज्यादा रहेगा। यस और नो? अगर विंटर सीजन रहा तो जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया, वुलन क्लोथ का डिमांड ज्यादा रहेगा, तो वो भी पॉइंट हो सकता है सीजनल। यस और नो? सीजनल फैक्टर, समझा मेरा बात? तो देयर कैन बी न्यूमरस फैक्टर्स, तुम लोग को 10 में से एटलीस्ट 6-7 याद रहना चाहिए, वो भी कौन से? शुरुआत वाले तो कम से कम याद रहना चाहिए। अब तुम 10 में से सीजनल फैक्टर लिख देगा, पॉपुलेशन लिख देगा, प्राइस नहीं लिखेगा, मार्क्स मिलेगा तुमको? सबसे वाइटल फैक्टर होता है दुनिया में प्राइस, उसके बाद इनकम होता है, ये सब वाइटल फैक्टर्स है, उनको छोड़ नहीं सकता। क्लियर हो गया मेरा बात? चलो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला सर? अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, एज प्राइस इंक्रीजेस क्या होगा? डिमांड डिक्रीजेस, एंड एज प्राइस डिक्रीजेस डिमांड, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? अब नेक्स्ट मेरा पार्ट है, इसके लिए थोड़ा कॉपी निकालो, हाँ, उसको थोड़ा सा नोट करना होगा। और ये मेरा, जब से पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन, तो 6 साल से एक आदत है कि मेरे को एक आंसर हमेशा मेरे को क्लास में लर्न कराना पड़ता है तुम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? ठीक है, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? चलो, मैंने बोला डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज अ डिमांड शेड्यूल? तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। क्या होता है? टेबल। डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है, इसका मतलब सर, अगर मैं एक टेबुलर फॉर्मेट में, अगर यहाँ पे बेटा यहाँ लिख दूं प्राइस, क्या लिख दूं? और यहाँ लिख दूं डिमांड, क्या लिख दूं? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ प्राइस 10 रुपीज था, 20 रुपीज था, 30 रुपीज था, तो जब प्राइस 10 रुपया था आदमी कितना केजी खाता था? जब प्राइस बढ़ा तो आदमी कितना खाया?
जब प्राइस और बढ़ गया तो आदमी कितना खाया। तो ये जो मैंने शेड्यूल बनाया ना, इस शेड्यूल को अपने बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं? तो अब इसका मतलब समझो, इसका डेफिनेशन क्लास में लर्न करना पड़ेगा। सर किसी को याद है क्या है? Demand schedule is a tabular representation of Which shows various various quantity demanded at various prices in a given period of time. बस एक चीज छूट गया, सुनो। by an बाय एन इंडिविजुअल, वेरी गुड। देखो, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, डिमांड शेड्यूल एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। तो पहला पॉइंट क्या है, डिमांड शेड्यूल एक टैबुलर वे में दिखाते हैं। वो क्या दिखा रहा है? विच शोज वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। सपोज ये मेरा है तो बाई एन, individual. और ये एक समय के लिए ना, क्या जिंदगी भर मैं 10 रुपए में 60 kg खाऊंगा? कभी ना कभी मेरा डिमांड बदलेगा, यस और नो? तो इसीलिए इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सर इसका डेफिनेशन क्या हुआ? डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन which shows various quantity demanded, which shows various quantity demanded at different prices by an individual, by an individual in a given period of time, in a given period of time। ये तुम लोग को 40 सेकंड के अंदर लर्न हो जाना चाहिए, जिसको लर्न नहीं है। 3 जन तो मेरे को सुना दिया, ठीक है। Demand schedule is a tabular representation which shows various quantity demanded at different prices by an individual in a given period of time. हुआ लन? चलो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन? शिवम, गुनगुन और रचिता को छोड़ के कौन सुनाएगा फटाफट? आयुष बोलो प्लीज, स्क्रीन पर रुक जाओ एक सेकंड। हाँ बोलो। Demand schedule is a tabular representation which shows various quantity demanded at a different price by an individual in a given period. वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी फटाफट। नेक्स्ट जानवी। Demand schedule is a tabular representation which shows various commodity demanded at various prices by an individual at a given period of time. विच शोज वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड, कमोडिटी नहीं। हाँ रश्मि। Demand schedule is a tabular representation which shows वेरियस क्वांटिटी various डिमांडेड quantity demanded by an individual in a specific given period of time at different prices बोलना होगा। आयुष। काव्या। Demand schedule is a tabular representation which shows various quantity demanded demanded at different at prices different prices in a given period by a given period. by an individual in a given period of time। महक। It is a tabular representation which shows various quantity demanded quantity demanded at different in a given period of time। कृति। demand schedule is a tabular representation which shows various quantity demanded at an individual price by an individual at a at different prices by an individual in a given period of time। demand schedule is a schedule is a is a demand schedule is a tabular representation which shows different quantities demanded at different prices by an individual at a period in a given period of time। yeah, Aman you say। बोलो। Demand schedule is a tabular representation representation बोलो which shows which shows various quantity demanded at different prices by an individual fund an individual in a given period of time। डन। सुनो ध्यान से, इसको लर्न क्यों करा है? क्योंकि इससे रिलेटेड 2 डेफिनेशन है। पहला, ये एक इंडिविजुअल का था, किसका था? अब मान लो, ध्यान से सुनो, ये प्राइस है। क्या है? प्राइस है। इस प्राइस में मान लो मैं बोल रहा हूं, जैसे अपना एक आयुष का डिमांड है। किसका डिमांड है? और एक मान लो अपना काव्या का डिमांड है, ठीक है। और एक मान लो शिवम का डिमांड है, ठीक है। शिवम अपना स्पाइक्स रखता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे अपना टोटल का कॉलम यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। देखो, प्राइस 10 रुपया था, 20 रुपया था, 30 रुपया था और 40 रुपया था। प्राइस जब 10 रुपया था
आयुष भैया 60 kg खाता था। काव्या बोला 60 से हमार का हो भाई, 70 kg लगेगा। शिवम बोला हमको तो 80 kg लगेगा। प्राइस बढ़ेगा तो आयुषवा का डिमांड घटेगा, आयुषवा का डिमांड और घटेगा और घटेगा। काव्या का भी तो घटेगा, हो सकता है 70 के बाद 50 हो गया, 30 हो गया, 10 हो गया, घट तो रही है ना। किसका कितना घट रहा है वो कोई मैटर नहीं करता, मगर घटना चाहिए। शिवम का भी घटेगा 80, 60, 40 और 20। क्लियर हो गया। तो अगर मैं बोल रहा हूं जब प्राइस 10 रुपीज था, इस केस में इन तीनों का मार्केट डिमांड कितना था, अज्यूमिंग देयर आर 3 कंज्यूमर्स इन द मार्केट। 60 प्लस 70 प्लस 80 अमाउंट्स टू हाउ मच? 210 kg। अरे हाँ ना, 60 प्लस 70 प्लस 80। नेक्स्ट 50 प्लस 50 प्लस 60। नेक्स्ट 40 प्लस 30 प्लस 40 कितना हो गया? एंड लास्ट 60 kg। तो अब एक चीज समझो तुम, प्राइस बढ़ने से इंडिविजुअल डिमांड तो कम हो रहा था ना, मगर तुम देखो मार्केट डिमांड भी कम हो गया, राइट? देखो हुआ ना। तो प्राइस बढ़ने से इंडिविजुअल डिमांड भी कम होगा और मार्केट डिमांड भी, या फिर प्राइस अगर घटेगा तो इंडिविजुअल डिमांड भी बढ़ेगा और मार्केट डिमांड भी। तो इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं? और जब आप लोग बनाओगे तो टोटल का कॉलम लास्ट में बनाना। किस में बनाना? सुनो, मेरे को ये डेटा नहीं चाहिए तुम लोग से, मेरे को एक नया फ्रेश डेटा चाहिए जो तुम लोग बनाओगे अपने मन से, अपने मन से फ्रेश डेटा। यहाँ का डेटा कॉपी करेगा तो चोरी हो गया ना, हटा दिया मैंने। प्राइस, अपना नाम लिखो और अपना दो अच्छा साथी लोग का नाम लिखो और टोटल लिखो। ABCD नहीं चलेगा, चलो लिखो, आपकी जिंदगी में एक्सी रहेगा। चलो तीन है ही। अमन लिखो। हो गया। हुआ? क्या लिया? प्राइस बढ़ाया कि घटाया? प्राइस घटाया तो डिमांड बढ़ा टोटल। प्राइस घटाया तो डिमांड बढ़ा क्या? चेक करो, कॉपी लेकर आओ एक बार देखें क्या किया। प्राइस बढ़ा है, डिमांड घटा। हाँ, प्राइस बढ़ा है, टोटल में डिमांड घट गया। प्राइस घटा कि बढ़ा? तो डिमांड टोटल घटा, घटा, टोटल में भी घट रहा है ना। शिवम, आयुष, काव्या, ठीक है। मैंने देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल का डेफिनेशन लिखा है, उसमें सिर्फ जो फर्क है वो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया। देखो उसमें क्या था भाई, एन इंडिविजुअल था ना, इसमें बाई क्या लिखा है? बाई ऑल द इंडिविजुअल्स है ना। तो वो डेफिनेशन लर्न करेगा तो अपने आप लर्न हो जाएगा। खाली उसमें एन इंडिविजुअल की जगह ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द मार्केट हो गया ना। यही फर्क है दोनों डेफिनेशन में। ठीक है,
कॉपीड, डिमांड कर्व, कर्व मतलब आ गया, कर्व क्या होता है पहले समझो। कोई भी कर्व बिना शेड्यूल के नहीं बन सकता है, ये बात ध्यान रखो। कोई चीज का शेड्यूल होगा तभी कर्व बनेगा। क्या बोला मैंने? कोई चीज का शेड्यूल होगा तभी कर्व बनेगा। जैसे मेरा डिमांड का शेड्यूल याद है, ऐसा था, प्राइस और डिमांड। प्राइस कितना कितना लिया था मैंने? 10, 20 और डिमांड मान लो कितना लिया? 60, 50 और 40। क्लियर? सुनो ध्यान से। हम लोग जब भी ये चैप्टर करेंगे, हम लोग जो है प्राइस को हमेशा वाई एक्सिस में रखेंगे। किस में रखेंगे? और डिमांड को कौन सा एक्सिस में रखेंगे? एक्स एक्सिस में रखेंगे। क्लियर हो गया? देखो कभी भी कर्व को रटो मत, तुम पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, कर्व अपने आप बन जाएगा। क्या बोला मैंने? ये तो हमारा पहला कर्व है आज क्लास 12 का। ऐसे बहुत सारे कर्व आएंगे, कम से कम नहीं भी करके भी 70-80 कर्व आएंगे। कितने कर्व? 70-80 कर्व। गिन लेना जब क्लास 12 खत्म होगा। बट कोई भी कर्व को तुम रटेगा नहीं। कर्व का प्लॉटिंग कर देगा, कर्व आ जाएगा। देखो प्राइस कितना कितना है? 10, 20 और, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो प्राइस 10, 20 और 30 है वो कैसा कैसा होगा। यहाँ पे देखो, ये देखो, मैंने बोला मान लो यहाँ पे प्राइस 10 लिया, यहाँ पे प्राइस कितना लिया, यहाँ पे प्राइस क्या लिया? 30। एक बार कॉपी मत करो प्लीज, हाँ, एक बार कॉपी मत करना। डिमांड कितना कितना? 60, 50 और, तो क्या मैं यहाँ पे 60 लिखूं, यहाँ पे 50 लिखूं, यहाँ पे 40 लिखूं? नहीं ना। सबसे पहले क्या रहेगा, फिर क्या रहेगा? ये तो पता है ना तुम लोग को, ऐसे बढ़ता है। जब प्राइस 10 था, डिमांड कितना था? तो प्राइस 10 को और डिमांड 60 को बेटा मिला दो। मिला? प्राइस 20 और डिमांड कितना को मिला दो। ये प्राइस 20 और डिमांड 50 मिल गया। और उसके बाद क्या है? प्राइस 30 और डिमांड, इसको भी मिला के खत्म करो। मिल गया? मिलने के बाद ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया और ये पॉइंट आया, तो यानी कर्व कुछ ऐसा आ रहा है। राइट? आया तो डिमांड कर्व कैसे ही ना कहीं ऐसे ना आया। तो अगर ऐसा कर्व आता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बोलते हैं? सुन लो, अभी कोई नहीं लिखेगा प्लीज। या फिर इसको नेगेटिव स्लोपिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि डाउनवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या फिर। लेकिन अगर मेरा कर्व बेटा ऐसा आता, ऐसा, इसको क्या बोलेंगे? ये मैं तुम लोग से हर बार पूछूंगा। अपवर्ड स्लोपिंग के साथ साथ और क्या बोल सकते हैं इसको? पॉजिटिव। ये डिमांड का कर्व ऐसा होता है क्या? नहीं, ये डिमांड का कर्व है। बट अब सुनो, डिमांड का कर्व होता तो बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो वो मैंने इसलिए समझाया क्योंकि मैंने तुमको प्लॉट करके समझाना था कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। बट जब एग्जाम में कर्व बनाओगे ना, तो पहले हमेशा अपना कर्व बना लेना। और ये कर्व ऐसा होता है, इस शेप को बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? और पढ़ा होगा तुम लोग, ऐसा कोई शेप होता है तो ये भी डाउनवर्ड, मगर इसको क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कनकेव नहीं होता, और है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब तुम पहले कर्व बना लिया, अब अपना पॉइंट को प्लॉट कर दो। जैसे यहाँ पे कितना लिया था मैंने? 60, तो यहाँ पे कितना था? 40 सपोज। फिर यहाँ पे मान लो मैंने 50 लिया, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे मान लो कितना हो गया? 50। फिर यहाँ पे मान लो मैंने कितना लिया? 30 लिया। तो यहाँ पे कितना हो गया? मान लो 70। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट सर एग्जाम में अब फिर सुन लो, ये सब डेटा नहीं लिखा जाता। अब तुम बड़ा हो गया, अब ये सब डेटा नहीं लिखा जाता 60, 50, 40 नहीं। तो सर एग्जाम में हम लोग क्या लिखेंगे? सर एग्जाम में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सर P0, P1, P2। फिर यहाँ पे लिखेगा बेटा Q0, Q1 और Q2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेटा लिखना बंद करो अब। क्लियर हो गया? P0, P1, P2। समझा मेरा बात? तो कैसा बनाएगा सर? ऐसा बनाएगा, पहले कर्व बना लेगा अपना, उसके बाद प्लॉटिंग स्टार्ट कर देगा एक ऐसा। व्हेन प्राइस वाज P0, डिमांड वाज हाउ मच? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टू P1, बढ़ा ना प्राइस, डिमांड देखो पीछे खसक जाएगा। ये देखो नीचे पीछे आया, तो स्केल से कर लेना। उसके जब प्राइस कम हो गया, P2 पे हो गया, तो डिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। कहाँ पे आ गया? Q2 में आ गया। समझा मेरा बात? ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये कौन सा एक्सिस? यहाँ पे क्या मेजर कर रहे बेटा? सब लिखना होगा। प्राइस। यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। और इस डिमांड कर को बेटा नामकरण देना होता है DD। डिमांड कर को हम लोग नाम देते हैं DD। समझा मेरा बात? DD इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स। समझा मेरा बात? कॉपी करो।
हुआ? तो सर इस डिमांड कर्व का डेफिनेशन क्या होगा? इस डिमांड कर्व का डेफिनेशन सेम टू सेम ऐसा ही होगा जो हमने यहाँ लिखा है, मगर मगर डिमांड शेड्यूल का था ना ये किसका था? हाँ, अब डिमांड शेड्यूल की जगह पहले हम लोग किसका डेफिनेशन लिखेंगे? और बेटा एक चीज चेंज होगा, टैबुलर की जगह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यार सॉरी रिप्रेजेंटेशन, हाँ गलत लिख दिया, अभी देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो पूरा का पूरा डेफिनेशन कॉपी कर लो, खाली टैबुलर की जगह क्या आ जाएगा? ग्राफिकल, क्योंकि डिमांड कर तो ग्राफिकल होता है, टैबुलर तो शेड्यूल होता है, तो सेम टू सेम हो जाएगा। डिमांड कर्व इज अ graphical representation which shows various quantity demanded at different prices by an individual in a given period of time। समझा? कर लिया, लिख लिया, वेरी गुड। बिना देखे लिखो, स्क्रीन पे क्यों देख रहे हो रश्मि चौरड़िया? डन। एक लाइन और ऐड करोगे, thus it shows the negative relationship, लास्ट में ऐड करोगे thus it shows the negative relationship between price and quantity demanded। thus it shows the negative relationship between price and quantity demanded। clear? done। clear? चलो, अब 5 मिनट मेरा जो बात है वो खाली आईएससी कैंडिडेट सुनेगा। कौन सुनेगा? आईएससी। डब्ल्यू वालों जितना लिखा है पढ़ लो। तुम लोगों को मैं 5 डेफिनेशन बता रहा हूँ, अलग अलग टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं, ये तुम लोग के लिए, तुम लोग मत सुनो, सुनो ध्यान से, ध्यान से देख लो क्या होता है, सुनो। पहले तुम लोग अगर सुनने का मन है सुन सकते हो, तुम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? डब्ल्यू वालों को सुनने का मन है सुन सकता है। हाँ, नहीं था? ये वाला दे दो और। एक्स एंटे डिमांड और एक्स पोस्ट डिमांड तुम लोग को सुनना सुन सकता है, क्या ज्ञान तो बढ़ेगा। सुनो, एक्स एंटे डिमांड क्या होता है, सुन लो, पक्का सुन लो। मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, कौन आने वाले हैं? तो मेरे को लग रहा है कि मेरे घर कम से कम 40 पीस तो रसगुल्ला लाना पड़ेगा। तो ये डिजायर्ड है ना कि एक्चुअल है? एक्चुअल है। तो जो आप डिजायर करते हो, जो अभी तक लिया नहीं है, उसको एक्स एंटे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विच इज जस्ट डिजायर्ड, विच एन इंडिविजुअल जस्ट डिजायर टू बाय बट ही डज नॉट बाय, इज कॉल्ड एक्स एंटे डिमांड। जो सिर्फ डिजायर किया, अभी तक खरीदा, तो उसको बोलते हैं एक्स एंटे डिमांड। क्या बोलते हैं? मगर उनका फोन आया, बोला सुनिए ना, आप रसगुल्ला लाएंगे क्या? हम बोला हाँ, मत लाइएगा ज्यादा, सिर्फ 3 आदमी आएगा। मैंने 40 का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, केवल 6 पीस ले लिया। कितना ले लिया? तो ये हो गया एक्स पोस्ट। जो एक्चुअली बाय किया वो एक्स पोस्ट हो गया, और जितना डिजायर किया था वो एक्स एंटे हो गया। समझा? तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा एग्जाम में, 100 में से हम सोच रहे 95 आएगा, वो एक्स एंटे हो गया। आया 15 मार्क्स, वो क्या हो गया? एक्स पोस्ट।
ऐसे ही होता है तुम लोग के साथ, खासकर मैथ्स में। मैथ्स में तो एंटी और पोस्ट एक ही रहता है तुम लोग का। 100 में 20, हाँ अरे हाँ 20 ही आया है, समझा। तो एक्स एंटे जो आप डिजायर करते हो, एक्स पोस्ट जो आप एक्चुअल में ला रहे हो, समझा मेरा बात, क्लियर हो गया। इसके अलावा और सुनो ध्यान से, मैं नोट्स दे दूंगा, लिखने का भी जरूरत नहीं, हालांकि तुम्हारे बुक में इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट सुनो क्या है। थर्ड पॉइंट है बेटा ज्वाइंट डिमांड। क्या है? ज्वाइंट डिमांड तेरे को कहाँ देखने को मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। किसके गुड्स में? ज्वाइंट डिमांड इज अवेलेबल इन केस ऑफ विच गुड्स? बेटा कार खरीदेगा तो पेट्रोल भी लगेगा ना, तो वो ज्वाइंट डिमांड हो गया। क्या हो गया? ज्वाइंट डिमांड हो गया। जैसे वो बोलती सर ब्रेड के साथ मेरे को बटर पसंद है, तो ब्रेड लाएगा तो बटर भी तो लाना पड़ेगा ना, मक्खन लगाना अच्छा लगता है उसको, तो ब्रेड और बटर का जो डिमांड है वो ज्वाइंट डिमांड हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब सारे हो गए ज्वाइंट डिमांड विच आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ विच गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री। एक्स एंटे जो हम डिजायर किया, एक्सपोज जो एक्चुअली लिया। ज्वाइंट डिमांड क्या हो गया? गाड़ी लेगा तो पेट्रोल भी भराना पड़ेगा, डीजल भी भराना पड़ेगा, ब्रेड लिया तो बटर भी लेना पड़ेगा, जैम भी लेना पड़ेगा। ये सारे किस गुड्स में हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हो गए। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट डिमांड है बेटा नंबर 4, ज्वाइंट डिमांड। क्या बोला? सॉरी, डिराइव डिमांड। कौन सा डिमांड? सर ये क्या होता है? डिराइव डिमांड होता है अगर मान लो, हाँ अगर मान लो, बहुत कॉमन एग्जांपल है, तुमको कोई बिल्डिंग बनाना है। क्या बनाना है? बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला वटेवर जितना तल्ला का बिल्डिंग बनाना है। अब बिल्डिंग बनाना है तुमको, तुम कॉन्ट्रैक्टर है, तो क्या क्या चीज का डिमांड आएगा? सीमेंट लगेगा, उसके बाद ब्रिक्स लगेगा, सैंड लगेगा, है ना। तो ये जो एक चीज बना रहा है जिसके कारण 3-4 चीज का डिमांड आ गया, उसको बोलते हैं डिराइव डिमांड। क्या बोलते हैं? तो व्हेन द डिमांड ऑफ दीज कमोडिटीज आर डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, आर डिराइव फ्रॉम अ पर्टिकुलर थिंग, उसको बोलते हैं डिराइव डिमांड। क्या बोलते हैं? डिराइव डिमांड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डिराइव डिमांड समझा, जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए सीमेंट ब्रिक्स ले लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? डिराइव डिमांड। जैसे अपने मान लो पिकनिक पे गए थे, तो पिकनिक में जाने के लिए अपने को पानी लेना पड़ा, खाना लेना पड़ा, गेम्स लेना पड़ा, इन सब चीजों की डिमांड किस लिए है? क्योंकि पिकनिक में जा रहे थे, नहीं जाते तो नहीं लेना पड़ता। वो सारे हो गए डिराइव डिमांड। क्या हो गया? समझा मेरा बात? डिराइव डिमांड। और एक लास्ट बेटा कॉम्पोजिट डिमांड। कौन सा डिमांड? कॉम्पोजिट डिमांड। चलो देखो यहीं पे दिखा देता हूँ, कॉम्पोजिट डिमांड। सर कॉम्पोजिट डिमांड क्या होता है? अच्छा से देख लो। कॉम्पोजिट डिमांड ऐसा होता है जब आप एक चीज को मल्टीपल यूज में लगा सकते हो। क्या बोला मैंने? जब एक चीज को मल्टीपल यूज में लगा सकते हो, तो भैया उस चीज का डिमांड हो गया कॉम्पोजिट डिमांड। जैसे बिजली, मेरा यहाँ पे बिजली बताओ 5 चीज में काम आ रहा है, कहाँ कहाँ पे? टीवी और लाइट, फैन, एसी, सीसीटीवी, मोबाइल चार्जिंग, यस और नो। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांड फॉर मल्टीपल यूज, हो गया कॉम्पोजिट डिमांड। घर में पानी कहाँ का काम आता है? कपड़ा धोने में और खाना बनाने में, पीने में। नहाता कोई नहीं है तुम लोग, मेरे को पता है, कोई नहीं बोल रहा नहाने में, ठीक है, नहाने में काम आता है, यस और नो। तो दीज आर द कंपोजिट डिमांड फॉर वाटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्स एंटे क्या था सर? विच डज नॉट विच इज जस्ट डिजायर्ड बट विच इज नॉट एक्चुअली डिमांडेड। एक्स पोस्ट क्या हो गया? विच इज एक्चुअली डिमांडेड, यस और नो। उसके बाद मैंने बताया ज्वाइंट डिमांड क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है, जैसे कार लेगा तो पेट्रोल या डीजल भी भराना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बोला डिराइव डिमांड। क्या बोला? डिराइव डिमांड क्या होता है सर? जब 3-4 चीजों का डिमांड को एक चीज के कारण आता है, उसको बोलते हैं डिराइव डिमांड। और लास्ट मैंने क्या बताया? कॉम्पोजिट डिमांड, मतलब जब आप एक चीज को मल्टीपल यूज में लगाते हो तो फिर उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट डिमांड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो गया? चलो आज के लिए इतना यार, 2-3 दिन थोड़ा गला बहुत खराब है ना, तो थोड़ा बहुत प्रेशर हो रहा है। चलो ठीक है, जितना पढ़ाया लर्न कर लेना।